बेईमानी बहुत हो चुकी, मनमानी गैस बिजली और पानी की परेशानी बहुत हो चुकी, महंगाई बहुत हो चुकी, रुसवाई आ गई रहनुमाई एक तूफानी। अपनी जिम्मेदारियों को तुम जान लो, गौर से इन लुटेरों को तुम पहचान लो। इनको कुर्सी से उतारो, तब्दीली आ गई है यारो। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब गरीब ना रोएगा, इंसाफ ना खोएगा, भूखा ना सोएगा कभी दोबारा। रोजगार भी मिलेगा, सरमाया बढ़ेगा, तालीम भी पाएगा सबसे आला। तंजीम इत्तेहाद ईमान रग रग में बहे, सबसे आगे पाकिस्तान का ही नाम रहे। अब कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो। चाहे मुश्किलें हजारों, तब्दीली आ गई है यारो। सुन लो सारो मेरे प्यारो, तब्दीली आ गई है यारो। अपनी किस्मत आप संवारो, तब्दीली आ गई है यारो। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। अब कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो। जहां तक मेरी आवाज, ओ पीछे इधर बाएं तरफ मिलके एक साथ, सब एक साथ जाग उठा है सारा वतन। पीछे तक गैर आवाज खोकर छा गया ऐलाने। बहुत हो चुकी बेईमानी, बहुत हो चुकी मनमानी, गैस बिजली और पानी की परेशानी बहुत हो चुकी, महंगाई बहुत हो चुकी, रुसवाई आ गई रहनुमाई एक तूफानी। अपनी जिम्मेदारियों को तुम जान लो, गौर से इन जो ग्राउंड की सिचुएशन है, जान लो। इनको कुर्सी से उतारो, तब्दीली आ गई है यारो। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। जान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, इमरान खान है आप। अब गरीब ना रोएगा, इंसाफ ना खोएगा, भूखा ना सोएगा कभी दोबारा। रोजगार भी मिलेगा, सरमाया बढ़ेगा, तालीम भी पाएगा सबसे आला। तंजीम इत्तेहाद ईमान रग रग में बहे, सबसे आगे पाकिस्तान का ही नाम रहे। अब कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो। चाहे मुश्किलें हजारों, तब्दीली आ गई है यारो। सुन लो सारो मेरे प्यारो, तब्दीली आ गई है यारो। अपनी किस्मत आप संवारो, तब्दीली। लाहौर, ये मेरी
मेरी कहाँ से? ये आखिरी जलसा ये कहाँ पे है भाई? मेरी कैंपेन का। तो बहुत टेंशन में हो, क्या हो गया? आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा थका हो या टेंशन में हो। मैं चाहता हूँ बस 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 तो जाएंगे माफ देखें, अभी फीमेल हो आप? पहले तो मैं सलाम करता हूँ अपनी फैमिलीज और ख्वातीन को। प्यार हो फिर भी कहते कि चलो ये सी माशाल्लाह। तो यार, देखें, थोड़ी खामोशी खामोशी। उससे मौल बस 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 बस। आपकी तो माशाल्लाह जब एक कौम बहुत अच्छी है आपकी। जब एक कौम जाग जाती है तो उसकी जो सबसे बड़ी निशानी होती है कि उस कौम की बहनें और माएँ और बच्चियां वो जाग जाती है, घरों में इनकलाब आता है। और अल्लाह का करम वजीर आजम इतनी ज्यादा जरूरी चीज नहीं जितनी हकीकी आजादी है, उससे ज्यादा जरूरी है। जो मैं मेरी कौम जरा सुने आप, देखें, जो हमें कभी कबूल नहीं करना चाहिए वो है गुलामी। कभी भी दुनिया की तारीख में वो कौम जो गुलाम हो उसने कभी नहीं वो कौम उठ सकती। इसलिए हमारे जो नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल, उन्होंने सारा उनकी शायरी आप पढ़े, उस सब में क्या कोशिश है उनकी कि वो इंसान की, सोए हुए मुसलमानों की, गुलाम मुसलमानों की खुद ही को उठा रहे थे, खुददारी को, एक कौम को जगा रहे थे। क्योंकि इल्लामा इकबाल ने कहा कि कभी कोई गुलाम कौम उधर नहीं पहुंच सकती जिधर मुसलमानों को पहुंचना चाहिए। तो मेरे बाशऊर शहरियों, ये जो इलेक्शन है, ये कोई इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है। ये असल में एक वाकई कौमी दो नजरिए का इलेक्शन है। एक तरफ गुलाम, अमरीकी का गुलाम, पैसे के गुलाम, उस पैसे के बचाने के लिए किसी की भी गुलामी करने के लिए तैयार है, इस्राइल को कबूल करने के लिए तैयार है, कश्मीरियों की कुर्बानी को बेचने के लिए तैयार है, नरेंद्र मोदी को घर पर शादी बनाने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए कि वो बचा सकता है इनका पैसा। ये वो लोग हैं यहां से पैसा बनाते हैं और सारी जायदाद, अरबों अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, वहां इधर से पैसा चोरी करके बाहर। ये दो खानदान जो 32 साल से इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे, ये पाकिस्तानियों, ये इनके नजरिए के खिलाफ एक वो पाकिस्तान की आज़ादी की जंग है जो पाकिस्तान बनना चाहिए था, जो इल्लामा इकबाल बार बार उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाने की कोशिश की, सिर्फ ये बताने के लिए कि आपकी परवाज ऊपर नहीं हो सकती, आप इकबाल के शाहीन नहीं बन सकते अगर आप गुलाम हो। शाहीन तो तब ऊपर जाता है जब वो अपनी जंजीरें तोड़ता है, और जंजीरें कैसे तोड़ी जाती हैं? वो जो पाकिस्तान का नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या,
ला इलाहा इल्लल्लाह जंजीरें तोड़ता है, इंसान को आजाद करता है, इंसान की परवाज ऊपर लेके जाता है। मौलाना रूमी ने कहा कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रेंग रहे हो? गुलाम नीचे रेंगते हैं, गुलाम अच्छे गुलाम बन जाते हैं, लेकिन रहते जमीन पे। परवाज सिर्फ आजाद इंसानों की, आजाद ज़हनों की, आजाद सोच की, सिर्फ वो ऊपर परवाज करता है। ये सारा इल्लामा इकबाल ने जब बार बार मुसलमानों को जगाने की कोशिश की तो उनका मतलब ये था कि वो देखना चाहते थे कि जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत उन उसूलों पे खड़ा करके ला इलाहा इल्लल्लाह से उनके जंजीरें तोड़ के दुनिया की इमामत करवाई मुसलमानों से। तारीख इस चीज की गवाह है कि 622 हिजरत मदीना की, 625 में जंगे बदर 313 मुसलमान, 632 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा करते हैं दुनिया से, और 636 और 27 दो सुपर पावर्स रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर घुटने टेकता उनके सामने। ये थी पावर ला इलाहा इल्लल्लाह की, आजाद ज़हनों की, आजाद सोच की। इसलिए पाकिस्तान बना था, इसलिए बना था कि अंग्रेज की गुलामी से आजादी। और कायदे आज़म ने कहा कि अंग्रेज के बाद हम हिंदू की गुलामी नहीं करना चाहते, इसलिए पाकिस्तान बना था। इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था कि अंग्रेज की गुलामी के बाद अमेरिकनों की हम गुलामी करें, इसलिए नहीं बना था। ये जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, अमेरिकी डोनाल्ड लू अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 7 मार्च को हमारे एम्बेसडर असद मजीद को वॉशिंगटन में मिलता है और 7 मार्च को उसको धमकी देता है कि अगर तुमने इमरान खान को ना अदम एतमाद की वोट पे हटाया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और कहता कि अगर तुमने इसको हटा दिया तो सब माफ कर देंगे। पता नहीं हमने क्या जुर्म किया था जो उसने माफ करना था, लेकिन उसका तकब्बर देखो पाकिस्तानियों, तकब्बर देखो उसका कि एक एम्बेसडर को कह रहा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को जब तक नहीं हटाओगे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो ये मैं अपनी कौम में आप सबको सामने ये क्यों बता रहा हूं चीजें, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब उसने ये कहा अगले दिन अदम एतमाद वोट होती है, जिसको भी वो पैगाम दे रहा था, क्योंकि मुझे तो नहीं दे रहा था, जिसको भी उसने पैगाम दिया अगले दिन अदम एतमाद। उसके बाद हमारे जो इत्तेहादी थे, जो हमारे लोटे बन गए, हमारे लोटे अगले दिन, उस दिन के बाद हमारे इत्तेहादी और लोटों को पता चला कि जी तहरीक इंसाफ तो बड़ी, मुल्क में इस गवर्नमेंट ने तो बड़ी मुश्किलें पैदा की हुई है। मैं आप सबको बता दूं कि जब ये साजिश शुरू हुई तो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो इस गवर्नमेंट ने पब्लिश किया कि 17 साल में हमारे आखिरी 2 साल सबसे ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई।
5.6% तीसरे साल में और 6% हमारे चौथे साल में, और प्रेडिक्शन थी 7% पे हमने जाना था। ये 17 साल के बाद और कोरोना के बावजूद ये थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। हमारा जो कोरोना, जब सारी दुनिया में अजाब आया हुआ था, कोरोना का सारी दुनिया में अजाब आया हुआ था, तो इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जो 190 मुल्कों में जो टॉप 3 मुल्क जिन्होंने सबसे बेहतरीन कोरोना का मुकाबला किया, अपने लोगों को भी बचाया, अपने गरीबों को बचाया, अपनी इकोनॉमी को बचाया, उन टॉप 3 मुल्कों में पाकिस्तान था। हमारी ये फिक्र ना करो, मैं डीजल पे भी आने लगा हूं, लेकिन पहले मुझे बाकी बातें करने दो। तो जब ये साजिश हुई, जब हमें अमेरिका ने पता नहीं किसको हुक्म किया, तो जब वो हुआ तो याद रखें कि हमारी इकोनॉमी तेजी से ऊपर जा रही थी। हमारी इंडस्ट्री लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कितने सालों के बाद उसकी ग्रोथ रेट ऊपर गई। हमारी टेक्सटाइल रिकॉर्ड, हमारी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड, हमारी 4 फसलों में किसानों के पास रिकॉर्ड पैसा आया, रिकॉर्ड पैदावार। आईटी के अंदर 2 सालों में 75% एक्सपोर्ट्स। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमारे पे एतमाद करते हुए रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी, 31 अरब डॉलर की। हमारा इस मुल्क में सबसे पाकिस्तान की तारीख से ज्यादा मुल्क के अंदर डॉलर्स आए, और उस वक्त ये साजिश की गई। और साजिश कैसे की गई? अदम एतमाद। और फिर सुने, चुप करके पहले सुने मेरी बात, उसके बाद नारे। अच्छा, क्योंकि आखिरी जलसा, ये आखिरी जलसा, मैं बड़े आराम से आप सबको बताने लगा हूं कि आपसे हुआ क्या और अब हमने करना क्या है। अच्छा सुने, अब तब्दीली ना नहीं रही। सुन लो सारो मेरे प्यारो, तब्दीली आ गई है यारो। अपनी किस्मत आप संवारो, तब्दीली आ गई है यारो। बहुत हो चुकी बेईमानी, बहुत मनमानी, गैस बिजली और पानी की परेशानी। बहुत हो चुकी महंगाई, बहुत हो चुकी रुसवाई, आ गई ये जरा सुनो और से। अमेरिकन एम्बेसी चंद महीने पहले से ऑपोजिशन पार्टीज को बार बार मिलना शुरू हो गई। जिन लोगों ने सबसे पहले लौटे हुए थे हमारी पार्टी में, उनको बुला के मिलना शुरू हो गए। बार बार इनको मिले और इनसे बैठ के अदम एतमाद की बातचीत शुरू की, अभी बहुत पहले। उसके बाद सारी कौम के सामने जो हुआ, मैं आज खास तौर पे फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं। अदालतें खुल गई रात के 12 बजे, उससे पहले सुओ मोटो एक्शन लिया गया। जब मैंने देखा कि ये गेम हो रही है, तो मैंने कहा कि सबसे बेहतर चीज ये है
कि इलेक्शन हो जाए, अवाम को फैसला करने दे, जिसको अवाम चाहती है उसको प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट में ले आए। मैंने इलेक्शन का कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया। उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है, लेकिन मैं बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि एक जज ने कहा कि मेरे ऊपर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी के ऊपर लगना चाहिए। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, वो मेरे ऊपर भी, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान के ऊपर भी, कासिम सूरी स्पीकर के ऊपर भी और फवाद चौधरी के ऊपर भी। अच्छा, फवाद चौधरी पे लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरिफ अलवी बेचारे का क्या कसूर है? और फिर इस टाइम तो सभी जरा होते। कासिम सूरी का क्या कसूर है? उसने जब मुरासला देखा और जब उसने पढ़ा कि उसके ऊपर एक अमरीकी हुक्म कर रहा है कि अपने वजीर आजम को हटाओ, और उसके बाद एतमाद हो जाती है, तो उसने कहा कि मेरी ओथ कहती है कि मैं पाकिस्तान की खुददारी के अगेंस्ट और फौरन मुदाखलत इस मुल्क में हुई, मेरी ओथ कहती है मैं नहीं जाता। तो उसने तो अपनी तरफ से अपनी ओथ पे खड़ा था। मुझे सिर्फ इतराज क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। किसने इन्वेस्टिगेट करना था? हमने तो पूरी कमीशन बनाई थी इन्वेस्टिगेशन की। इस गवर्नमेंट आई, इन्होंने आतसादी खत्म कर दी। इन्होंने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई, उसमें कहा गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कहा गया कि मुदाखलत हुई थी और अमेरिका को डिमार्श किया गया। तो मुझे ये बताएं कि इस गवर्नमेंट का काम था कमीशन बनाना, लेकिन ये कैसे बनाते? क्योंकि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी तो खुद मुलव्विस थे इस साजिश में। हमने पैगाम दिया, स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट को वो मुरासला भेजा, साइफर जो लेटर था, सदर पाकिस्तान ने उनको लेटर भेजा कि इन्वेस्टिगेट करो, कमीशन बनाओ। इतना बड़ा जुल्म है मुल्क में, 22 करोड़ अवाम, 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंतखब प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को एक बाहर की मुदाखलत से फारिग किया गया। और यहाँ मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे जिन्होंने उनके साथ मिलके गवर्नमेंट फारिग की। तो इतना बड़ा इस मुल्क के ऊपर सानिया होता है, तो कोई सुप्रीम कोर्ट से भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात है। कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 एक जज कहता है, मैं सबके सामने कहता हूं कि लगाओ मेरे ऊपर आर्टिकल 6। जब से खुदा के काबे सुन लो सारो मेरे प्यारो, तब्दीली आ गई है यारो। नदी पे आप सवारो, तब्दीली आ गई है यारो। बहुत हो चुकी बेईमानी, बहुत हो चुकी मनमानी, गैस बिजली और पानी की परेशानी बहुत हो चुकी, महंगाई बहुत हो अगर चुकी। आर्टिकल 6 लगेगा तो कम से कम मुझे मौका मिलेगा। जो बातें अभी तक मैंने नहीं की, कम से कम मैं अदालत के सामने वो बताऊंगा दुनिया को कि हुआ क्या इस कौम से कि हमें एक गवर्नमेंट को हटा के चोरों को ऊपर बिठा दिया। यानी वो चोर, फिर से मैं कहता हूं, 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं। पहले जनरल मुशर्रफ ने इनके सारे करप्शन के केस जरदारी के और शरीफ के माफ किए, एनआरओ दिया, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान करवाया। मैंने तब कहा कि जनरल मुशर्रफ आपको किसने इजाजत दी थी कि कौम का पैसा चोरी हो और आप माफ कर दें? अपना पैसा चोरी हुआ माफ करें,
कौम का पैसा आप कैसे माफ कर सकते हैं? उसने माफ किया। 10 साल ये दोनों बैठे रहे। इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया। 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया इन्होंने। खुद अरबों रुपया बनाया, कौम को मकरूज किया। और उसके बाद जब मैं वजीर आजम बना तो इन्होंने 3.5 साल मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि एनआरओ दो। और आप सबको पता है, मैंने कहा अगर मैंने तुम्हें एनआरओ दिया, मैं इस कौम से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। और फिर इस साजिश के तहत ये मुल्क के ऊपर आ गए और आते साथ ही मुल्क की मैशत तबाह कर दी। आज ब्लूमबर्ग, जो एक इंटरनेशनल मैगजीन जो दुनिया की इकोनॉमीज की उनके जायजा लेता है, उसके मुताबिक पाकिस्तान 4थे नंबर पे है। वो मुल्क जो डिफॉल्ट करने जा रहा है, यानी कि जो अपने कर्जे वापस नहीं कर सकेगा, जिस तरह श्रीलंका का दिवालिया निकला है। हम 4थे नंबर पे हैं, श्रीलंका नंबर 1 पे है। और सोच लें कि वो मुल्क 3 महीने पहले जो तरक्की कर रहा था, रिजर्व बढ़ रहे थे, इकोनॉमी स्टेबल थी, हर तरह मुल्क की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर सस्टेनेबल ग्रोथ पे जा रहे थे। वो 3 महीने के बाद आज 4थे नंबर पे है जो डिफॉल्ट करने जा रहा है। कौन है जिम्मेदार इसका? कौन है? बजाय इस मुल्क में एक कमीशन बनती और पता चलाती कि किसने इन चोरों को ऊपर मुसल्लत किया, किस तरह की साजिश हुई, बजाय वो बनती कहते इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगे। मैं आज फिर कहता हूं कि आर्टिकल 6 लगाओ, क्योंकि मैं एक एक चीज जानता हूं जो हुआ, जो मैं चुप हूं अभी तक, जो आपने मुल्क से किया, कि जो इकट्ठा मुल्क ऊपर जा रहा था, जिस तरह आपने उसको यहां आज उधर रख दिया। कि जो वजीर आजम बनाया, जो वजीर आजम बनाया है, जरा आराम से और इत्मीनान से सुने कि ये वजीर आजम बनते साथ ही पहले ये क्या सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, फिर तुर्की, तो ये क्या कहता है जरा देखें। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गलाएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। अब ये सुने, कहता सारी पूरी कौम पसीना पसीना लगा के मेहनत करेगी। और शहबाज शरीफ, ये कौम तो पसीना लगा के 70 साल से मेहनत कर रही है, चोरी तुम करके पैसा बाहर लेके जा रहे हो। और कौम तो गैरतमंद है, कौम तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाली है, स्वाय अल्लाह के, ना किसी से डरती है ना झुकती है। जिनकी गैरत कम है वो तो आप लोग हैं, भिखारियों की तरह बाहर जा रहे हैं। अपना जो बाहर पैसा पड़ा है आधा भी ले आओ तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब ये आपने देखा, अब जरा बड़े भाई साहब को देखे। ये जब सदर ओबामा के साथ मिलने गए थे, अमेरिकी सदर, जरा देखें क्या होता है। इनको कुर्सी से उतारो, तब्दीली आ गई है यारो। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो।
मैंने बड़े बड़े लोगों को थैंक यू करते सुना है, लेकिन किसी ने पर्ची पढ़ के थैंक यू नहीं कभी किया। उसकी वजह है जनाब नवाज शरीफ साहब ऐसे बैठे हुए थे कि सामने कोई हेडमास्टर बैठा है, बल्कि हेडमास्टर भी नहीं, तो मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं पाकिस्तानियों कि ये वो कौम बननी थी। किधर इलामा इकबाल की सोच और किधर कायदे आजम जैसा लीडर जो गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था, जिसकी उसके दुश्मन इज्जत करते थे उसकी खुददारी पे, और यहां एक अमेरिकी सदर के सामने काम पे टांग रही हैं। रोक सको तो रोक लो तब्दीली, कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो। दूसरी चीज, एक तो खुददारी है, देखिए दूसरी चीज एक कौम को जो बनाती है, जो हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत में किया था, दो और चीजें ये पाकिस्तानियों समझ लो, हमने तीन चीजें करनी है एक अजीम कौम बनने के लिए। हम तब तक नहीं बन सकते जब तक ये तीन चीजें नहीं। नंबर वन, खुददारी। कोई कौम झुक के सजदे करके लोगों के सामने कभी उठी नहीं है, सिर्फ खुददार कौमें उठती हैं जो इकट्ठी मिलके कुर्बानियां देती हैं, मेहनत करती है, अपने आप को पढ़ाती है, तालीम के ऊपर जोर देती है। सबसे पहले खुददारी, और दूसरा सबसे जो एक महज़ब माशरा जिसकी बुनियाद वो होती है अदल और इंसाफ। इंसाफ के अलावा कोई सिविलाइज माशरा नहीं ऊपर आ सकता। और इंसाफ का मतलब क्या है कि ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक बराबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी उसको सजा मिलेगी। कोई कानून के ऊपर नहीं है। आज जो बनाना रिपब्लिक किसको कहते हैं? जिधर कानून नहीं होता, जिधर इंसाफ नहीं है। हमें इस साजिश के तहत एक बनाना रिपब्लिक की तरफ धकेला जा रहा है, हमें उधर धकेला जा रहा है जिधर मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। इन चोरों को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा कि इनके अरबों डॉलर्स जायदाद प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर पड़ी हैं। मुझे ये बताएं कि कभी भी आप मुझे बताएं, कभी सुना है कि ब्रिटानिया के प्राइम मिनिस्टर की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर की प्रॉपर्टीज, अमेरिकन प्रेसिडेंट की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर? कभी सुना है? नरेंद्र मोदी की कितनी लंदन में फ्लैट्स हैं, ईरान के प्रेसिडेंट के कितने बाहर फ्लैट्स हैं, लेकिन श्रीलंका के प्रेसिडेंट की बाहर प्रॉपर्टीज थी और वो भाग गया, मुल्क का दिवालिया निकाल के भाग गया। और अफगानिस्तान जो पहली गवर्नमेंट थी वो भी सारे बाहर भाग गए, वो भी करप्ट थे, ये वो भी दिवालिया निकाल के बाहर गया। तो मेरे पाकिस्तानियों याद रखें कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी समझने की है कि हुकूमत अपने पाकिस्तान करनी है, पैसा आपका बाहर पड़ा है। नवाज शरीफ के दो बेटे, जब उनसे पूछा गया कि बताएं ये लंदन में अरबों रुपए के घरों में आप कैसे रहते हैं, दोनों बार भाग गए। कहते हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, हम तो बरतानिया के शहरी हैं। मुझे कोई मिसाल दे कि कितने, मुझे मिसाल दें, आप बाशऊर लोग हो, मुझे बताएं कितने दुनिया का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एक बता दें जो 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना और उसके बेटे बाहर के शहरी हों।
एक बता दें, आप एक नहीं बता सकते। अच्छा तो वो सुने जरा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना कि एक मुल्क गरीब तब होता है जब उसके मुल्क में इंसाफ नहीं होता। हजरत अली का कौल था कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन ना इंसाफी और जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इंसानी माशरे में और जानवरों के माशरे में क्या फ़र्क है? इंसान के माशरा होता ही इंसानी माशरा तब है जब इंसाफ हो। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता। जंगल का कानून होता है माइट इज राइट। जो ताकतवर है वो जो मर्जी करे, कमजोर को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और इंसान का माशरे में इंसानियत होती है। एक अपने कमजोर तबके की मदद करता है इंसान, जो कि मदीना की रियासत में सबसे पहले फलाई रियासत बनी थी। तो हमने तीन चीजें करनी है, खुददारी, इंसाफ और इंसानियत, यानी फलाई रियासत। अब मैं आपको बताऊं कि ये लोग जब इनके लंदन में फ्लैट्स थे, अभी बाद में डीजल बाद में, जब लंदन में इनके फ्लैट्स थे 2012 में मुझे पता चल गया इनके 4 महल्लात में ये शरीफ रहते थे जब भी लंदन जाते थे। तो ज़रा सुने अब आप कि मैंने क्या कहा था तब, ये आज से 10 साल पहले। ना आपकी इनकम इतनी है कि आपको ये प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपने मे फेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में, और 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मे फेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? अच्छा, अब ये मैंने ये सवाल पूछा आज से 10 साल पहले, तो उससे पहले ये शरीफ खानदान, मरियम नवाज को मैंने वैसे रेडियो आकाशवाणी कहा हुआ है क्योंकि उसे सच ही नहीं बोला जाता। तो उससे पहले इनकी फैमिली के अंदर ही है। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टीज लंदन, अब ज़रा सुने, ये जो अभी मफरूर करार दिया गया अदालत से सलमान शहबाज, ज़रा सुने ये क्या कहता है। कि जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज़ की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। अच्छा, इसने कहा कोई प्रॉपर्टीज नहीं, किधर है? अच्छा, आप रेडियो आकाशवाणी को सुने जरा। कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के लिया कि नहीं है। ये तो इग्नोरेंस की बात है कि अच्छा, अब ये 2014 है, रेडियो आकाशवाणी को 2014 में सुन रहे हैं। अब इनको नहीं पता था कि वो सच का खुदा जो ऊपर बैठा है उसका वादा है कि सच सामने आ जाता है। इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाता है 2016 में, पैनामा पेपर्स, और उसके अंदर सारा दुनिया में लोगों ने जो छुपाए होते हैं अपने एहसास बाहर, वो सारे सामने आ जाते हैं। तो जब सामने आते हैं तो पता चलता है जो मैंने सवाल पूछा था कि चारों ये बड़े महल्लात ये इन्हीं के थे। तो ये ज़रा अब जब इसके भाई से पूछा जाता है, हुसैन शरीफ से, तो ज़रा ये सुने। इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज मेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी। अब ये मुझे बताएं, अब मुझे ये बताएं कि दुनिया के अंदर कहीं ये हो कि आप पकड़े जाएं, आपके पास अरबों रुपए की बार प्रॉपर्टी हो, आप एक रसीद ना दे सकें कि ये प्रॉपर्टी किधर से आई, कौन से पैसे से आई, सीधा जेल है। उनको बजाय जेल में डालने के उनको मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। उनको मैं अपनी कौम सबसे पूछता हूँ कि ये समझते क्या हैं हम? क्या हमें ये भेड़ बकरियां समझते हैं
क्या ये हमें गुलाम समझते हैं? ये समझते क्या है कि अपने मुल्क के अंदर अगर कोई जमानत पे हो, कोई अंडर ट्रायल हो, उसको आप चपरासी की नौकरी नहीं दे सकते वहां। यहां हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया उसको, और इधर उसके करप्ट बेटे को, हमजा कुकड़ी को, यहां चीफ मिनिस्टर बना दिया। जुल्मों सितम के कोहे अब गरीब ना रोएगा, इंसाफ ना खोएगा, भूखा ना सोएगा कभी दोबारा। रोजगार भी मिलेगा, सरमाया बढ़ेगा, तालीम भी पाएगा सबसे आला। तंजीम इत्तेहाद ईमान रग रग में बहे, सबसे आगे बढ़। ये जो सारे ऊपर बैठ गए आके, मैं सिर्फ आपको अब ये बताना चाहता हूं कि 20 साल ये एक दूसरे को क्या कहते रहे हैं, ये जरा सुने आप। तेरा इंसान ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे घरे में मार खरीद दिया है। आप तो जेल नहीं काट सकते, आपका तो शासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते। सरदारी साहब तुम अकेले इस पाकिस्तान के मालिक नहीं हो। सरदारी साहब के जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो केसेस थे, वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, वो कहाँ है? इंतखाबात के बाद इस सरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज। मैंने कहा था कि मोदी का यार को एक धक्का और दो, के सरदार को एक धक्का और कुछ तो इस अवाम की खिदमत की होती, आज ये भी आपका नाम लेने वाले होते। आपसे कुछ नहीं होता सवाए पाए खाने के, सवाए रोटियां तोड़ने के। तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की उधारी करेंगे। इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। दर बाबा और 40 चोरों से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकाल कर आपके कदमों में निछावर करेंगे। ये कौमी चोर, ये आवाम का चोर, ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है। इस सरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। इस मुल्क को खतरा और किसी से नहीं है, ये जाती उमरा के मुजीबुर रहमान, इनसे खतरा है। मेरा वादा है कि एक एक पाई इनकी लूटी हुई आपकी दौलत वापस लाऊंगा, आपके कदमों में निछावर करूंगा। ममनून जरदारी साहब, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं, चाहे आप जब्बा पीर का जुब्बा पहन के आ जाए, आपके ऊपर कोई एतबार नहीं। आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा, तो अब इस दफा हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग। बस बस बस, सुन लिया आपने काफी कि क्या कहते थे एक दूसरे को। आज सब इकट्ठे बैठे हैं और आते साथ ही इन्होंने क्या किया है, 1100 अरब रुपया जो नैब में इनके ऊपर केसेस थे, आते साथ ही इन्होंने नैब की अमेंडमेंट पास करके अपने पैसे माफ करवाने की कोशिश की है दूसरी दफा। इसलिए ये जो इलेक्शन है इतवार का, ये बहुत इस मुल्क की तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। इसमें फैसला होगा कि क्या ये चोर हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे या हम इन चोरों को जेलों में डालेंगे जिनको डालना चाहिए था। इसलिए मैं आज सबके सामने अपनी आखिरी, मेरी 15 मिनट रह गए तकरीर खत्म होने को, टाइम खत्म हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर आपसे जो सबसे, देखिए हम 22 करोड़ लोग हैं, हम 22 करोड़ लोग हैं, हमारी इतनी तौहीन की है कि इन्होंने साजिश करके और यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक ने उनके साथ मिलके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। हम 22 करोड़ लोग हैं, हमारे अब ऊपर है
कि क्या हम इनको इस तरह की साजिश को कामयाब होने देंगे या नहीं। अब हमारे ऊपर है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों पे है कि इन्होंने इनकी धांधली, और मैं आज ही आपको बता रहा हूं, इन्होंने पूरी तरह धांधली की कोशिश की हुई है। मिस्टर एक्स बैठा हुआ यहां लाहौर में और मिस्टर वाई को मुल्तान में बिठाया हुआ है। एक उनको ऑर्डर मिला हुआ है कि किसी सूरत तुमने इनको चोरों को इलेक्शन जिताना है। मैं अपनी कौम को, 22 करोड़ लोगों को, मैं आज आप सबको एक पैगाम दे रहा हूं। अल्लाह कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता। जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ो, सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया, मक्का, मदीना जाओ, सबसे ज्यादा आपको मुसलमान मिलते हैं। दुनिया में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा उम्रा करते हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी सबसे ज्यादा हज करते हैं। हम जो मर्जी कर लें, जब तक हम जद्दोजहद नहीं करेंगे, जो कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं कभी तुम्हारी हालत नहीं बदलूंगा, जब तक तुम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करो। हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रखेगा। हम भेड़ बकरियों की तरह रहना चाहते हैं, अल्लाह वैसे ही रखेगा। हम गुलाम रहना चाहते हैं, वैसे ही रखेगा। अगर हम आजाद, एक खुद मुख्तार, एक खुददार, गैरतमंद और एक अजीम कौम बनना चाहते हैं, तो हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अल्लाह ने हम सब के ऊपर क्यों जिहाद फर्ज किया? उसने मुसलमानों को कहा जिहाद करो। वो जिहाद क्या है? जिहाद है जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना, मुकाबला करना, सर नहीं झुकाना, खौफ के बुत की पूजा नहीं करना। कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, लेकिन यजीद के खौफ से, उसके जुल्म से डर के उन्होंने उनकी जाके मदद नहीं की, पता होते हुए कि हजरत इमाम हुसैन हक पे हैं। और सारी जिंदगी कूफा के लोग सारी जिंदगी पछताते रहे कि क्यों नहीं उन्होंने मदद की। आज पाकिस्तानियों, 22 करोड़ पाकिस्तानियों, ये जो सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं आपको डराने के लिए, मेरे ऊपर 16 FIR काटी हुई हैं, सबके ऊपर, हमारी ऊपर की क़यादत के ऊपर FIRs, किसी के ऊपर दहशतगर्दी के केस, डॉक्टर यास्मीन के ऊपर दहशतगर्दी के केस। डराने के लिए इमरान रियाज जैसे बाज़मीर सहाफी को जिस तरह इन्होंने 4 फुट के कमरे में बंद किया। जब जुल्मों सितम के को दानिश्वर है, रिस्पेक्टेड है पाकिस्तान में, जो उन्होंने उसको जलील कपड़े फाड़े, उसके समी इब्राहिम जो उन्होंने उससे किया, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर भागा हुआ, ये अपने आप को बचाने के लिए, सिर्फ डराने के लिए, ये खौफ के जरिए हम पे गुलाम बनाना चाहते हैं। तो मेरी कौम, ये वक्त है, आपने ये इलेक्शन देखने हैं और भरपूर तरीके से आपने सबने निकलना है। सुबह सुबह बारिश हो रही हो, जो मर्जी हो रही हो, सुबह सुबह आप सबने निकल के इलेक्शन में वोट डालनी है। और अगर इन्होंने धांधली की तो मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि आप तैयार हो, सारे पाकिस्तानी तैयार हो। हम कभी कबूल नहीं करेंगे इन चोरों को धांधली करके हमारे ऊपर अगर ये मुसल्लत करेंगे। जो भी हो जाए, इनका ख्याल था कि जब इमरान खान को इन्होंने घर
फारग किया, साजिश के तहत पाकिस्तानी कौम मिठाइयाँ बांटेगी। क्योंकि अमूमन यहाँ जब कोई वजीर आजम जाता है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन जो ये साजिश कर रहे थे बैरूनी और अंदरूनी, उनको ये नहीं पता कि अल्लाह ने अपने हाथ में इज्जत और जिल्लत रखी हुई है। वो फैसला करता है, उसने इंसान को इजाजत नहीं दी, इंसान के हाथ में नहीं रखा उसने। और नौजवानों, ये हमारी आज़ादी है, उसने हमें आज़ाद करने के लिए, क्योंकि लोग डरते हैं जी मैं जलील हो जाऊंगा। एयाज अमीर को जलील करने की कोशिश की, इमरान रियाज को खुद जलील हो गए, क्योंकि जिल्लत अल्लाह फैसला करता है किसको देता है वो। और अल्लाह का करम है कि जिन्होंने कोशिश की थी मुझे जलील करने की, आज वो जलील हो गए। लाखों लोग निकले सड़कों के ऊपर, और मैंने तब अल्लाह का शुक्र, उस दिन अल्लाह का मैंने शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह तूने मेरी कौम को जगा दिया, तूने शऊर पैदा कर दिया, बेदारी पैदा कर दी है, और अब हमने सोना नहीं है। इन्होंने अगर इन्होंने इतवार को धांधली की तो मैं सारी कौम को कह रहा हूं तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ आप सब। अगर ये समझते हैं कि चुप करके पेड़ बकरियों की तरह हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, मैं अपना कह रहा हूं, मुझे मौत पसंद है, इनकी कभी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मैं आखिरी 5 मिनट में सुने, अभी मैं डीजल के ऊपर भी आता हूं 5 मिनट। शहबाज शरीफ समझता है कि लोग बेवकूफ हैं। आज डॉलर जितने का पेट्रोल कितने डॉलरों का है? 95 डॉलर का आज इंटरनेशनल पेट्रोल बिक रहा है। जब हम हुकूमत में थे 102 डॉलर से 115 डॉलर तक गया। उसके बावजूद हमने पेट्रोल की कीमत रखी 150 रुपए लीटर और फजलुर रहमान की कीमत रखी 144 रुपए लीटर। आज जब डॉलर 95 रुपए पे 95 डॉलर तेल आ गया, तेल 95 डॉलर पे आ गया, तो इसने क्या किया, पहले 130 रुपए कीमत बढ़ा के फजलुर रहमान की, और फिर 35 रुपए कम कर दी है, और समझता है कि लोग बेवकूफ हैं। पेट्रोल की कीमत पहले इसने 100 रुपए बढ़ाई और अब वो थोड़ी कम कर दी है, 12 रुपए कम किया, तो क्या 18 रुपए कम किया। तो शहबाज शरीफ, ये पुराने जमाने नहीं, वो बेवकूफ लोग थे जो आपको ऊपर लेके आए और समझे कि इश्तिहारों में ही डेवलपमेंट होती है, जो आपने 50 अरब रुपए के इश्तिहारों में डेवलपमेंट की थी। इस वक्त पाकिस्तानी कौम आपसे जो आपने वादे किए थे कि आप तेल और पेट्रोल और महंगाई कम करेंगे, इंतजार कर रही है। कोई गुलाम तो नहीं, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब गरीब ना रोएगा, इंसाफ ना खोएगा, भूखा ना सोएगा कभी दोबारा। रोजगार भी मिलेगा, सरमाया बढ़ेगा, तालीम भी पाएगा सबसे आला। तंजीम इत्तेहाद देखिए, और वो क्या है, वो क्या है, एक मिनट, अभी नहीं। मलिका बरतानिया की सालगिरह है भाई। मलिका बरतानिया अपनी सालगिरह बनाए हैं लंदन में, नहीं, शहबाज शरीफ भागा गया बरतानिया की एम्बेसी में कि वो अपना सलाम करे जी, बरतानिया की मालिका की बर्थडे है।
और फिर जरा वो चलाओ ना, ये बरतानिया का एम्बेसडर है, ये जरा एम्बेसडर से देखें क्या कर रहा है प्राइम मिनिस्टर आपका। प्रॉब्लम ये है, गोरे को देख लेता है वैसे पैर पे गिर जाता है, और बूट नजर आता तो चमकाना शुरू कर देता है। अच्छा, मैं एक आखिर में बड़ी संजीदा बात करना चाहता हूं। ये चोरों जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं, ये याद रखें, ये मुल्क को एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ये नून लीग रह गई है सेंट्रल पंजाब में, पीपल्स पार्टी रह गई है इंटीरियर सिंध में, एक पार्टी है जो सारे पाकिस्तान में है, वो है तहरीक इंसाफ। जो पार्टी इस मुल्क को इकट्ठा रख सकती है वो इस वक्त सिर्फ एक पार्टी है, तहरीक इंसाफ। खैबर से लेके गिलगित से लेके कराची, बलूचिस्तान, कबायली इलाका, एक पार्टी है जो सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है। उसके खिलाफ साजिश की है। और कौन वो लोग हैं जो इस मुल्क को नफरतें फैला के तकसीम कर रहे हैं? देखें, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने सारे बड़े सगीर पे हुकूमत की तकसीम करके इंसानों को। लीडर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, रहमतुल लिल आलमीन, सब इंसानों का रहमत लेके आए, इंसानों को इकट्ठा किया उन्होंने। और ये जो जरदारी है, कभी सिंध की बात करता है, नवाज शरीफ मुश्किल होता है तो पंजाब की बात करता है। ये वो लोग हैं जो डिवाइड करके तकसीम करके हुकूमत करते हैं। अभी सिंध में जो हो रहा है, इंसानों के अंदर नफरतें फैला के, जो वहां इस वक्त एक ऐसी चीज है जो बढ़ सकती है, आग लग सकती है, जो अल्ताफ हुसैन ने किया था कराची में, महाजरों को लड़ा दिया बाकी सिंधी पश्तूनों से, वो फिर गेम होने वाली है। तो मैं उन लोगों से आज आखिर में पूछता हूं, मैं अपने न्यूट्रल से सवाल पूछता हूं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सबसे ज्यादा इस वक्त पावर आपके पास है। सवाल नंबर 1 कि आपने इस साजिश को कामयाब होने क्यों दिया? सवाल दूसरा कि जब आपको पता था कि इन चोरों को लाए हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, आपको पता था कि इन सारों के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, आपको पता था 30 साल से ये लोग मुल्क लूट रहे हैं, बल्कि न्यूट्रल्स के पास तो रिकॉर्ड था सारा, ISI के पास तो इनकी किताबें इनकी चोरी की। मेरा सवाल ये है कि कैसे आपने इनको हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने दिया? इससे ज्यादा मुल्क पर जुल्म क्या हो सकता है कि बाप बेटा दोनों को सजा मिलनी थी। 16 अरब रुपए का FIA में केस, 8 अरब रुपए का शहबाज और बेटों का नैब में केस। कैसे आपने इनको, और मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, कैसे आपने इनके पेपर पास किए? कौन सी दुनिया में मुल्क है जो अंडर ट्रायल लोगों को इजाजत दे देता है इलेक्शन लड़ने के लिए? कौन सा दुनिया में मुल्क है जो कि ऐसे चोरों को इजाजत देता है कि सारे अपनी चोरी जो अवाम का 1100 अरब रुपया अवाम का चोरी किया वो माफ करवाए और फिर से ऊपर बैठ जाए? कौन सा मुल्क उन लोगों को इजाजत देता है मुल्क पे मुसल्लत होने के लिए जिन्होंने माजी में आसिफ जरदारी, उसने हुसैन हक्कानी के जरिए अमरीकनों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान की फौज से आसिफ जरदारी को बचाओ। उधर नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ लिए नवाज शरीफ ने कि मैं छुप छुप के मिल रहा हूं, कहीं मेरी फौज को ना पता चल जाए। बरकत किताब में लिखती है कि काठमांडू में छुप छुप के अपनी फौज से नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को मिल रहा था। मोदी
पाकिस्तान की आर्मी चीफ को सबसे बड़ा दहशतगर्द कहता था और नवाज शरीफ उसको शादियों में बुलाता था, तो उन लोगों को कैसे, जो हमारे लोग जिनका काम, न्यूट्रल्स का काम मुल्क का दिफा है, उन लोगों को लेके आए जिधर सबसे ज्यादा खुशियां इसराइल में हुई, उसके बाद हिंदुस्तान में खुशी बनी जब मेरी गवर्नमेंट गई। कैसे इजाजत उन लोगों को दी जो पाकिस्तान के दुश्मन खुद खुश हों? आपका तो सबसे बड़ी ड्यूटी, क्योंकि आपके पास पावर है मुल्क की दिफा करना, तो ये मुल्क से ये जो आपने किया है, और मैं यहां अपनी अदलिया को भी कहता हूं, इलेक्शन कमीशन, सब इदारों को कहता हूं कि ये पाकिस्तान के अंदर तारीख लिखी जा रही है। इस मुल्क की तारीख उन किसी को माफ नहीं करेगी जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये जुल्म किया। इन चोरों को जिनको खुद एक दूसरे को चोर कहते थे, ये एक दूसरे के ऊपर केसेस करते थे। इनके जो करप्शन के केस थे इनके दौर के बने हुए हैं, जब ये 10 साल में दोनों पावर में थे, हमारे दौर के नहीं। कैसे इजाजत दी चोरों को मुल्क के ऊपर बैठाने के लिए, और कैसे राना सनाउल्लाह जैसा कातिल इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। कैसे हमने इजाजत दी कि इस कौम के ऊपर इन लोगों को लाएं जो कि आपको किसी अब दुश्मन की जरूरत नहीं है, यही वो पाकिस्तान से कर देंगे जो कोई दुश्मन नहीं कर सकता। तो मुल्क की तारीख लिखी जा रही है, कोई नहीं भूलेगा किसका क्या रोल है। और अगर मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगा दिया तो मुझे मौका मिल जाएगा सारा बताने के लिए कि किसने इस मुल्क से किस किस्म की गद्दारी की। मौका मुझे दे दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। रोएगा इंसाफ ना, खोएगा भूखा ना, सोएगा